अली अफजल शाही साहब जो कि मेंबर पार्लियामेंट पंजाब में रहे और हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के लीडर हैं। थैंक यू वेरी मच अली अफजल शाही साहब। हजूर ये फरमाइए कि ये कुछ हम ऐसे देख रहे हैं, बड़ा अनथिंकेबल था। वैसे तो हमने बड़े बड़े मार्शल लॉ भी भुगते हैं, 2-3 मार्शल लॉ तो मुझे याद हैं, इवन अयूब खान का भी थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये फिर क्या कुछ सिविलियन ये जो हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहेव किया, इसके हवाले से आपका क्या टेक है और आपकी पार्टी का अब तक क्या आपकी लीडरशिप ने इस हवाले से स्ट्रेटजी के हवाले से आपको कहा गया है? जनाब अली अफजल शाही साहब। देखें, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। इस तरह तो बदतरीन आमदीयत में नहीं हुआ, इतनी ब्लेटेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन। इसमें हमने देखना यह है कि सबसे पहले तो आइन क्या कहता है। आइन में बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन से आप इलेक्शन आगे लेके नहीं जा सकते। फिर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से पीडीएम की बी टीम बन के और इलेक्शन को डिले करने की साजिश करता रहा, जिसके अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट में गए। फिर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद तक भी इलेक्शन कमीशन सीरियस नहीं लगा इलेक्शन कराने में। अच्छा, अब हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि ये सारे इदारे जो हैं, सारे इदारे, रियासती इदारे जिनका काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे रह के काम करना है, वो सारे रियासती इदारे और रियासती मशीनरी सिर्फ एक कोशिश में लग गई है कि किसी तरह से इलेक्शन को डिले किया जाए। अब इलेक्शन को डिले क्यों करना है? इलेक्शन को डिले इसलिए करना है क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं, घबरा गए हैं। इमरान खान साहब ने जो रैली निकाली है, इमरान खान साहब जिस तरह से क्राउड्स पुल कर रहे हैं, सो ये उससे खौफजदा हो गए और इलेक्शन में इनको अपनी शिकस्त जो है वो यकीनी नज़र आ रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आ गया, मैं समझता हूँ कि जी उसके बाद किसी किस्म का इबहम नहीं रह गया और उसके बाद किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहेगी कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल तक हो। और कल जिस तरह से ये किया गया, ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश की गई। पहले अदलिया को बदनाम किया गया, अदलिया पे कीचड़ उछाला गया और अदलिया को मैं समझता हूँ कि डिस्प्यूट में लेके आए। और फिर ये जो कल की रात थी, उस दिन जो है वो शब खून मारा गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, अदालत के हुक्म पे, और उसके बाद ये इलेक्शन डिले करने का। अब देखें, ये मुज़ेका खेज़ बात ये है कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट तक में ये कहता रहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा मैंडेट ही नहीं है कि डेट हम दें, डेट तो गवर्नर ने देनी है। तो कल कैसे इन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दे दी? सो ये इनकी मैलाफाइडी है और सरफेस पे नजर आ रही है और पूरी कौम को नजर आ रही है। अली साहब, गुजारिश ये है कि मुझे याद है जब आपकी हुकूमत थी तो आप खुद कह रहे थे कि फलां बंदे ने करप्शन किया अपनी हुकूमत के दौरान। तो अब मौजूदा हुकूमत कभी आपको नैब बुलाती है, कभी एंटी करप्शन बुलाती है और कभी इताअत तारड़ साहब कहते हैं, आप जज साहबान को फ़ोन करते हैं। ये मामला है कि आपसे इतने सीख पाक क्यों है पूरे नून लीग वाले साहबान? ये भट्टी साहब, ये जो नैब और एंटी करप्शन बुलाती है, मैं समझता हूँ ये तो तमगे हैं। पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, जिन लोगों ने मेरे साथ सर्व किया वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नीट और क्लीन आदमी हूँ और मेरे पे किसी किस्म का ये जो करप्शन का इल्ज़ाम है। देखें, मैंने तो इस पर एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे पे 2 इल्ज़ाम लगाते हैं। एक इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए। ये असल में ख़ुद, क्योंकि इनकी हैसियत औकात ये है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे तो आज के दौर में ये छोटे से छोटा अफसर ना ले। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास इख्तियार क्या है? कभी रूल्स ऑफ बिजनेस तो पढ़े ना। ये बिल्कुल इनकी वो कोई आशनाई नहीं है किताबों के साथ, कवानीन के साथ, ताकि अगर ये कोई किताब पढ़ें, रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ें पंजाब के, तो इनको पता चले कि मिनिस्टर तो एक क्लर्क का तबादला नहीं कर सकता। सो अगर मैं तबादला ही नहीं कर सकता तो मैं तबादलों के पैसे कैसे ले सकता हूँ? दूसरी बात ये कि सड़कों के वो ठेकों में वो उसकी बात करते हैं और मैं कोई कानूनी ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ता। देखें, कानून के मुताबिक तो इन्होंने 35-35 साल करप्शन करते रहे, तो कवानीन भी आपके सामने है, अदालती मामलात भी आपके सामने है, कितनी को इनको सजाएं होगी। मैं तो हाई मॉरल ग्राउंड लेके ये बात करता हूँ कि अगर सिर्फ यही कभी साबित हो जाए कि मैंने कभी अपने किसी एससी को, अपने मातहत अफसर को कभी फ़ोन ही किया हो, यानी फ़ोन करके और फिर ठेका देने का कहना तो एक अगली बात है ना। मैं कहता हूँ अगर मैंने किसी भी मामले में उन्हें फ़ोन किया हो तो मैं समझूंगा मैं जुर्मवार, कसूरवार हूँ। और मेरे दौर में रिकॉर्ड, हमने तो जो मेरे हल्के में ठेके हुए, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ
कि हमारा वजीर दाखिला असेंबली के जॉइंट सेशन में बैठ के झूठ बोल रहा था और पगड़ियाँ उछाल रहा था। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, ये किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएंगे और क्या जवाब देंगे। इनको भी पता है कि मैं नीट एंड क्लीन आदमी हूं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी मैं भट्टी साहब इसको प्लीज अगर मुझे इजाजत दें मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे दौर में मेरे हलके की जो सड़कें बनी हैं, जो लोग समझदार हैं उनको ये पता है, ये रिकॉर्ड की चीज है। ये हुकूमत में बैठे हैं, रिकॉर्ड ले और तरदीद कर दें, कह दें कि अली अफजल साई झूठ बोल रहे हैं। मेरे हल्के में 22% बिलो पे जो है वो टेंडर हुए हैं। अब करप्शन करनी है तो करप्शन करनी है, आपने अबव पे जाना है, जो एस्टिमेटेड प्राइस है आपने उससे ऊपर जाना है और अपना कमीशन लेना है। मैंने तो 22% बिलो पे इंश्योर करवाए टेंडर के फेयर कंपटीशन हो। तो ये कैसी करप्शन है कि किसी को आप कहें कि भाई जो एस्टिमेटेड प्राइस है उससे 22% बिलो जाओ और फिर मुझे भी हिस्सा दो। तो इस करप्शन की तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये वाली करप्शन तो आपको इनकरेज करनी चाहिए कि सारे वजीर करें। मेरे दौर में रिकॉर्ड सेविंग्स हुई हैं, मेरे दौर में जो ठेकेदार हैं उनकी चीखें निकली हैं। एक और भी रिकॉर्ड है मेरे डिपार्टमेंट का, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था कि मेरे डिपार्टमेंट में जो ठेके 4 से 4.5% के दरमियान रहे, ये 27 ठेके थे जिनकी टोटल मालियत अराउंड 20 अरब रुपया बनती है। सो इन 27 की 27 कंपनीज ने वॉलंटरली ये एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि जी हमारी गैरत जाग गई है, मुल्की हालात का ये तकाजा है कि हम ये टेंडर जो है जीतने के बाद 4-4.25% ऊपर पे जीतने के बाद ये पैसा कौमी खजाने में वापस कराते हैं। सो ये तो पंजाब की तारीख में आज से पहले नहीं हुआ, आइंदा भी कभी नहीं होगा। ये तो बजाय इसके गुजारिश है कि आपके, मुझे कुछ ब्यूरोक्रेसी ने भी बताया कि आपकी रेपुटेशन बड़ी साफ सुथरी थी, लेकिन इसके बावजूद चलो अपोजिशन तो नाम लगाती है, लेकिन अता तारड़ साहब कहते हैं जब इमरान खान गए आप भी अदालत गए, आपने फलां जज साहब को फ़ोन किया। ये क्यों टारगेट खसूसन ये इशू क्यों उछाला जा रहा है आपके बारे में? भट्ट साहब, हाँ भट्ट साहब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखें PMLN ने अपना सबसे बेशरम और झूठा आदमी ढूंढा और वो अता तारड़ की सूरत में उनको मिला और उसको ले आए कि ये झूठ बोलता रहे टीवी पे। मैं इसको चैलेंज करता हूँ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी मैं उस दिन सेशन कोर्ट में चला गया। तो भाई मैं वकील हूँ, तो वकील जो है वो कोर्ट में ही जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा वकील? मैं इसकी तरह सिर्फ काला कोट और पेन के तो नहीं बैठा होता। मैं तो आपको हर वकील, और मैं कोई वाहिद किसी जज का या चीफ जस्टिस का रिश्तेदार हूँ जो वकालत के पेशे से मुंसलिक है और कोर्ट में जाता है। तो मैं इसको भी बताना चाहता हूं कि अगर तुम वकील हो तो तुम अदालतों में बैठो, तुम नवाज शरीफ के कदमों में ना बैठो। सो मैं अगर अदालत, फिर कहता है प्रेशर आ गया अदालत पे, क्योंकि जब चीफ जस्टिस का जो दामाद है वो कोर्ट में जाएगा तो जज अंडर प्रेशर आएगा। इसको ये भी बता दूं इस नालायक वकील को कि मैं इस्लामाबाद की कोर्ट में गया था और मैं अकेला छुप के नहीं गया था, कोर्ट के अंदर बैठा था। ATC की कोर्ट के अंदर जो है वो कैमराज लगे होते हैं। मेरे साथ ये PTI के बाकी लीडरान भी मौजूद थे, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, आतिफ खान साहब मौजूद थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन है या जो ATC कोर्ट है इस्लामाबाद की, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ताबे नहीं है। तो क्या मेरा उस पे प्रेशर था या वो था? जज का रिश्तेदार होना तो बुरी बात नहीं। हमारे काजी सईद साहब जो हमारे एंकर हैं, इनके बड़े भाई माशाल्लाह एक अरसा दराज सुप्रीम कोर्ट के और जज रहे हैं। जज साहब के रिश्तेदार होना तो बुरी बात है। तारड़ साहब के वाला साहब की तो खुद बड़ी शोहरत अजीब सी है। वो क्या था, कैसा ब्रीफ केस वाला मामला? ब्रीफ केस की और मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। मैं, हाँ एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि पूरी PMLN में कोई एक इनको साफ आदमी नहीं मिला जो अली अफजल साई पे इल्जाम लगाए, क्योंकि जो जी शऊर समझदार गैरतमंद आदमी है वो कभी भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा। सो इन्होंने ढूंढा कौन? ढूंढा इन्होंने रफीक तारड़ का पोता। अब रफीक तारड़ साहब की जो खिदमात रही हैं वो आपके सामने। रफीक तारड़ साहब ने क्या किया? उसने ब्रीफ केस तकसीम किए और नवाज शरीफ की पसंद के फैसले करवाए। आज उसका पोता, अल्लाह के शान देखें कि ये मेरे पे इल्जाम लगा रहा है और किस मुंह से लगा रहा है, पक्का मुंह बना के ये झूठ बोलता है। देखें, एक वजह ये है कि अता तारड़ साहब हमारे साथ हैं नहीं, इधर मौजूद नहीं है, हम उनको बुला के आपके आमने सामने बात करेंगे।
काजी साहब एक सिर्फ से गुजारिश ये है कि मरियम साहिबा थर्ड क्लास आदमी के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहूंगा। अच्छा, मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। आपका सवाल ये है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अदालतों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो जब देखते हैं कि कोई अदालत के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, तो फिर ये, क्योंकि सियासतदान एक इजी टारगेट होता है, तो फिर उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखिए भट्ट साहब, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं। मैं भाई थोड़ा सा और आसान कर ले तो मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले साबिक चीफ जस्टिस साहबान के बारे में भी बड़े सख्त अल्फाज किए, और 2 ऑनरेबल काबिल एहतराम मुज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन साहब के बारे में भी। तो क्या ये प्रेशर डालकर अदलिया को अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? अदलिया तो माशाल्लाह इस वक्त इंडिपेंडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यही इसी चीज की तकलीफ है ना। तकलीफ ये है कि रफीक तारड़ साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मौजूद होते तो फिर ब्रीफ केस दे के, ब्रीफ केसों का सहारा लेके अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते। तकलीफ ये है कि वो जज साहिबान जो फ़ोन पे इनके एक फ़ोन पे फैसले दिया करते थे, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये इनकी ऑडियोज़ मैंने तो लीक नहीं करवाई थी, जो जजेस को फैसले डिक्टेट करते थे। मेरे पीछे सारी एजेंसियाँ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर हैं वो लगाई हुई हैं ना, तो मेरी तो कोई ऑडियो लीक नहीं निकली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो कोई, देखें जो इल्ज़ाम भी लगता है, फैसलाबाद के ठेकेदारों को मजबूर करके कहते हैं कि जी कहो कि अली साई को करप्शन के पैसे दिए हैं। वही ठेकेदार बयाने अल्फी जमा करवाते हैं कि अली साई एक टेडी पैसे का रवादार नहीं है, एक चाय के कप का रवादार। अली अफजल साहब, ये बात आगे मैं एक पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ आपसे। आप फैसलाबाद में हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, वजीर भी रह चुके हैं। ये फरमाइए कि ये हमारा मैनचेस्टर था, वहाँ पे 70 लाख जो वो आज ये एप्टमा ने कहा है, स्टेट बैंकों के 70 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। ये जो कॉटन का क्राइसिस आया, क्या हालात है वहाँ पे, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और पीटीआई की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? काजी साहब, पोजीशन और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 70 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। 70 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। यही फैसलाबाद था जहाँ पे आपको मजदूर नहीं मिलते थे मिल्स में। आज ये हालत है कि वहाँ पे फाके हो रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? हमारे दौर में जो है वो ग्रोथ रेट 6.1% पे था, ये 0 पे ले आए हैं ग्रोथ रेट। तो अभी क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है वो 45%, और ये वो फिगर्स हैं जो ऑफिशियल फिगर्स हैं। अगर आप असल में देखा जाए तो शायद ये 60% पे है। अब 60% मतलब आपकी रियल इनकम कम हो रही है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जो यानी एग्जिस्टिंग पैसे थे, जो रियल परचेजिंग पावर है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो उतने ही पैसे अगर जो आज से आपके पास साल पहले थे, अब अगर वो हों तो उनसे कम चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। सो इतनी बुरी हालत है। स्टॉक मार्केट की आप हालत देख लें, आप एक्सपोर्ट्स देख लें। सो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है इकोनॉमिकली ये मुल्क तकरीबन कोलैप्स कर चुका है। और वजह क्या है कि तरजीहात क्या हैं? तरजीहात ये हैं कि इमरान खान पे मुकदमे बना दो। तरजीहात ये हैं कि जो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है उस पर मुकदमे बना दो। तरजीहात ये हैं कि लॉयल्टी चेंज करवाई जाए। तरजीहात ये हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तरजीहात ये हैं कि अवाम की जो पसंद की हुकूमत है उसको मारज़ वजूद में ना आने दिया जाए। तो फिर इसी तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। तरजीहात ये हैं कि एक बंदा जो जेल में पकड़े उस पर कुछ हमारे पीटीआई के दोस्त कहते हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान को छोड़ दो, आपके मुकदमात खत्म हो जाएंगे, लूटमार जो मर्जी करो। क्या आप पर भी कोई इस किस्म का दबाव डालने की कोशिश की गई है? बिल्कुल यही डाला जा रहा है। और मैं इस झूठे तारड़ को ये बताना चाहता हूं कि मेरे पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून में आ जाऊं। सो मैं बड़ा वाजे कर दूं कि देखें, हम एक सोच और एक नजरिए के साथ खड़े हैं, हम एक शख्सियत के साथ नहीं खड़े। खान साहब ने क्या गलती की है या क्या गलत बात की है या देखें, एक बंदे ने हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया हमें। एक बंदा जो है वो नमूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हजूर की नामूस का पहरा देता है। कैसे छोड़ दूं इस बंदे को, और क्यों दुनियावी लालच के लिए छोड़ दूं? सो बिल्कुल वाजे आपके चैनल के थ्रू भी पैगाम देता हूं कि इंशाल्लाह डट के खड़ा हूं मैं इमरान खान के साथ। किसी किस्म की धौंस, धांधली, धमकी में मैं नहीं आने वाला। और जितने दिल करता है मेरे पे मुकदमात बनाएं, इंशाल्लाह मर्दों की तरह फेस करूंगा मैं इन मुकदमात। अली अफजल साई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।